नमस्ते। पब्लिक स्पीकिंग तो हर किसी का नंबर वन डर होता है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन कई मशहूर नेताएं भी पब्लिक स्पीकिंग से घबराते थे। मैं भी शुरुआत में घबराया करता था, लेकिन अभ्यास और पार्टिसिपेशन के साथ मैं इसमें काबिल बन गया। तो अगर आपको लोगों के सामने या फिर मंच पर बोलने से डर लगता है, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मैं आरव दलवानी, कक्षा 12 का छात्र हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों से डिबेट या वाद विवाद में भाग लिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा और इम्प्रूव किया। मैं आप सबके साथ ये जानकारी साझा करना चाहूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इससे आपके पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग स्किल्स आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यह सब बताऊंगा कि आप अपनी घबराहट या स्टेज फियर को कैसे खत्म कर सकते हैं, और आपकी सही बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने आधी जंग वैसी ही जीत ली। बोलने वाले हमेशा यह टेंशन होती है कि सब लोग उसे देखकर मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, जज करेंगे या फिर तरह तरह की चीजें सोचेंगे। इसलिए उनको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है और घबराहट हो जाती है। डरने की वजह से वे कुछ और बोल देते हैं, भूल जाते हैं, स्टैमर करते हैं और अपने पॉइंट्स को अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अगर आपको ऐसे लगता है, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इस समस्या के साथ कैसे निपट सकते हैं। आप अपने दिमाग में यह सोचिए कि आपको घबराहट किस कारण से हो रही है, और उसको निकालने के लिए धैर्य से कोशिश करिए। मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि आपको लोगों के सामने बोलने से या मंच पे जाने से डर नहीं लगेगा। सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए और ये सोचिए कि आप ही जीतेंगे और सक्सेसफुल होंगे। आप इस बात से घबराए नहीं कि आप कहीं अटक जाएंगे या फिर बोलने में गलती करेंगे। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना और अनावश्यक डर के बारे में न सोचना एक जोशीले और धमाकेदार भाषण देने में सबसे पहला कदम है। अपने मन में किसी चीज का डर बिल्कुल भी इमेजिन मत करिए। आप ये मान के चलिए कि आपको अपने ऑडियंस और अपने अपोनेंट से ज्यादा पता है, क्योंकि आपने रिसर्च की हुई है। तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको अपने विचारों और अपने बातों की शक्ति पर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए, और उनको अच्छे से पेश करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये आवश्यक है कि आप ध्यान छोटी मोटी चीजों से भटकने ना दें। प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि आप ये भाषण नींद में भी बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिस 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 करना अनिवार्य है। आईने या मिरर के सामने आप बहुत बारी प्रैक्टिस कीजिए, और इससे ही आपका प्रदर्शन कई हद तक बेहतर बन सकता है। अपने इशारों को देखें जब आप आईने के सामने हो। कंधे बहुत कड़े ना हो, झुके ना हो, हाथ बेवजह हिल ना रहे हो। पर वालों और दोस्तों के सामने भी आप प्रैक्टिस एक बारी करिए। उन्हें अपनी आलोचना और फीडबैक कराने के लिए कहें, ताकि आप अपनी कमियों और समस्या के बारे में जान सकें। इसके साथ आप अपने आप को रिकॉर्ड करके बाद में देखिए, और इससे यह समझिए कि आप कहां कहां गलत जा रहे हैं। इससे ही आपका अभिव्यक्ति बेहतर बन पाएगा। यह दृढ़ विश्वास रखिए कि आप जो भाषण देने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने मन को यह समझाना पड़ेगा कि ऑडियंस सपोर्टिव होगी और सबको बहुत पसंद आएगा। सब तालियां मारेंगे। यही बात आप अपने आप को बार बार दोहराएं। हौसला बढ़ाएं और बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर जाएं। दिमाग में आप सूची या फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में सोचिए, जो भाषण के शुरू से लेकर अंत तक उपयोग किया जा सकता है। इससे आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करिए, स्ट्रैटेजाइज करिए, ताकि आप अच्छे से मेंटली तैयार होंगे बोलने के लिए। अगर मुमकिन है तो एक दिन पहले आप मंच पे जाके थोड़ा फेमिलियर होएं और प्रैक्टिस करें। वहां के साउंड सिस्टम और अपने स्थान के साथ परिचित हो, और डिबेट वाले दिन या भाषण वाले दिन समय से पहले पहुंचे। किसी भी डिबेट या भाषण से पहले टॉयलेट जाना जरूरी है। घबराहट और इससे घबराहट निकल जाती है। घबराहट से दिल की धड़कन या सांस लेने की गति बढ़ जाती है। भाषण या वाद विवाद से 2 से 3 मिनट पहले लंबी और गहरी सांस लीजिए, या जो भी कार्य से आपको शांति और रिलैक्सेशन मिलती है वो करिए। इससे आपका मन शांत हो जाएगा, डर निकल जाएगा, धड़कन कम हो जाएगी, और आप आसान और स्पष्ट रूप से सोच और बोल पाएंगे। अगर आपकी ब्रीदिंग या सांस लेने की गति बढ़ रही है, तो आप दोस्त के साथ खुशी के पल को याद करें, और अपने परिवार की कल्पना भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो पक्का आप बोलने के समय घबराहट से तंग नहीं होंगे।
वाद विवाद या डिबेट में 70% वैल्यू आपके कंटेंट पर है और 30% वैल्यू आप इसे कैसे पेश करते हैं। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज या शरीर की शारीरिक भाषा कई मायने रखता है, जिसके अंतर्गत मुद्रा, शरीर के मुद्रे, चेहरे का भाव, रूप, आंख से संपर्क, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप ध्यान दीजिए कि आप स्टेज तक कैसे जा रहे हैं। जब आपका नाम बुलाया जाता है तो आप एक लंबी सांस लीजिए, कॉन्फिडेंट होके, कंधे सीधे रख के आप स्टेज पे जाइए। बहुत धीरे और भाग के जाने से ये लगेगा कि आप नर्वस हैं। बिल्कुल शांत और चिंता मुक्त रहें और आत्मविश्वास से आप अपने ऑडियंस और निर्णायकों को देखें। जब आप शांत हैं तभी आप बोलना शुरू करें। सारे निर्णायकों, दर्शकों और विरोधी वक्ताओं या अपोनेंट को उनके सामने से देखिए। खासकर निर्णायकों के साथ आई कांटेक्ट या आंखों का संपर्क करना जरूरी है। और ये आई कांटेक्ट बनाए रखने से उनको लगेगा कि आप उत्साह और दिल से बोल रहे हैं और उनको यह नहीं लगेगा कि आपका ध्यान कहीं और है। अगर आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट करने से घबराहट होती है तो आप उनके फोरहेड या माथे देखिए और धीरे धीरे आप आई कांटेक्ट बनाइए। यह भी देखिए कि जजेस या निर्णायकों आपको अच्छे से सुन पा रहे हैं कि नहीं। दर्शकों के चेहरे के भावों और भावों को देखिए जब आप भाषण दे रहे हैं और यह समझिए कि क्या वो इंटरेस्ट रख रहे हैं या नहीं। और इसके ही अनुसार आप अपने आर्ग्यूमेंट्स की ऑर्डर को बदल सकते हैं और उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अगर ये नियमित है और अगर आपको अनुमति दी गई है तो आप अपने सामने फ्लैश कार्ड रखें या फिर अपने मुद्दों को कागज पर रखिए। और इससे आप जब भी आप कहीं अटक जाएंगे या भूल जाएंगे तो आप अपने कागज या फ्लैश कार्ड को देखकर फिर से भाषण देना शुरू कर सकते हैं। माइक और हाथों की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। माइक हाथ में रखें और ध्यान रखें कि आपका हाथ बोलने के समय हिल नहीं रहा है। बाहों को आगे या पीछे ना मोड़ें, उंगलियों को इंटरलॉक ना करें, हाथ और पैर ज्यादा ना फैलाएं। अधिकतम 1.5 फुट अपने पैरों को अलग रखें। अपने पैरों को एक साथ मिलाकर ना रखें या क्रॉस ना करें या एक पैर को एक दूसरे पैर पर ना रखें। पैर क्रॉस ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे लोगों को यह लगेगा कि आप नर्वस हैं। और छत या जमीन को भी ना देखें। हाथों का प्रयोग करें लेकिन सीमित हद तक ही। अपने कपड़ों के साथ खिलवाड़ ना करें और झुके नहीं। बालों से भी आप ना खेलें। अब मैं हाथों के इशारों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भाषण के समय बहुत से लोगों को हाथों से इशारों करने मन लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस हाथों के इशारों का कैसा उपयोग करना चाहिए। तो 1 2 3 उंगलियों से इशारा करना अच्छी बात है। इससे श्रोताओं और ऑडियंस या निर्णायकों का ध्यान आकर्षित होता है और वह आपके प्रदर्शन से अधिक ही खुश हो जाते हैं। लेवल समझने के लिए या महत्व समझने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। हाई लेवल या लो लेवल दिखाने के लिए आप अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि ज्यादा या कम महत्व या इंपॉर्टेंस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह दिखाने के लिए हम हाथ को ऊपर या नीचे करके दिखा सकते हैं। शुरुआत आगे बढ़ने अन दिखाने के लिए आप अपने हाथों को लेफ्ट से राइट लेकर दिखा सकते हैं। आप जो कह रहे हैं उसका समर्थन या सपोर्ट कराने वाले इशारों यूज करिए। जैसे मैं दिमाग की बात कर रहा था और मन की बात कर रहा था, तो मैंने अपने दिमाग की ओर इशारा किया। तो अब वैसे ही आप अपने बातों का समर्थन या सपोर्ट करने के लिए इशारों का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं स्पीकिंग स्टाइल या बोलने की शैली के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। तो बोलने की शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषण में। और बोलने की शैली का अर्थ है आपका स्वर, आप कैसे मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, आपका पिच, भाषण की गति, आवाज की क्वालिटी, आपकी भावों और आपकी क्लैरिटी। तो धीमी, साफ और स्पष्ट तरीके से अपना भाषण दीजिए ताकि सबको समझ आए। जहां तक मुमकिन है वहां तक कोशिश करिए कि आप बीच में रुके नहीं और जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम ही करिए। स्क्रिप्ट तैयार करते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करें और अभ्यास और बोलने के समय विराम दें।
सही जगहों पर रुके। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक वाक्य कहूंगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे कहूंगा, मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, धन दौलत सुख या शादी। अब मैं दूसरी तरह कहूंगा, मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, धन दौलत सुख यश आदि। जैसे आपने सुना, मैंने कई जगहों पर विराम दिया और इससे यह पता है कि यह पता चलता है कि आप आपने अपने स्क्रिप्ट में विराम चिन्हों का प्रयोग किया है और इससे ऑडियंस भी अच्छी तरह से आपकी बात को समझ पाता है। पेसिंग और पॉजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उचित आवाज मॉड्यूलेशन रखें। एक स्वर में ही ना बोलें, क्योंकि इससे आपका भाषण उबाऊ या बोरिंग हो जाता है। आप एक पॉइंट पर जोर देने ऊंची स्वर में बोल सकते हैं अगर आप एक पॉइंट पर जोर देना चाहते हैं, और उसके बाद आप अपने स्वर को फिर से थोड़ा नीचे कर सकते हैं। पॉज करना भाषण के बीच में आपको शांत होने के लिए समय देता है। अगर आप थक गए हैं या फिर आप बोल बोल के आप थोड़ा गर्म हो गए, तो इससे आप थोड़ा शांत हो जा सकते हैं। विचारों को आप इस समय इकट्ठा करने के लिए आप ये पॉज लीजिए। कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि इससे श्रोताओं और निर्णायकों को आभास होता है कि आप विषय में विश्वास रखते हैं और आपकी अपने बातों और विचारों में भी विश्वास रखते हैं। यह कोशिश करिए कि आप बातें ना दोहराएं, नहीं तो आपके श्रोताओं को आपका भाषण अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने सारे विचारों बोल दिए और फिर भी अपने समय सीमा और टाइम लिमिट के पहले आपने भाषण खत्म कर लिया है, तो फिर आप बातें दोहराएं नहीं, लेकिन आप अपना भाषण वहीं पर खत्म कर दीजिए। लेकिन बिल्कुल भी आप बातें दोहराने की दोहराए नहीं, ये आप कोशिश करिए। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखकर आप सब बहुत कुछ सीख पाए होंगे, और अपने समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।